हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपनी ओझा एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे दुलाई वाली कहानी, जो कि बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। इस कहानी से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि दुलाई वाली कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो काशी, और काशी की किस घाट का, तो दशाश्वमेध घाट का। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती के गोलियों की कई डिबिया और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। दिन के कितने बजे थे? 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटी सी पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस मनुष्य ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। सीता कितनी साल की थी? 10 वर्ष की। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं होगा। तुम आज कहती हो हमें हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। और उनकी पत्नी का मायके कहाँ है? आगरा है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध धुल कर घंटे भर में खा पी कर चले चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे कराए। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगी? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठटा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले,
मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वंशीधर और नवल किशोर का रिश्ता क्या है। तो वंशीधर के मामा के लड़के नवल किशोर हैं। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई। अब देखिए यहाँ पर कि वंशीधर जो है, वंशीधर उनकी पत्नी का नाम क्या है, जानकी देवी है, और जानकी देवी की बहन का नाम सीता। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद। और वंशीधर का ससुराल कहाँ है, आगरा। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, सॉरी, वंशीधर का बनारस में है। और इनके जो दोस्त हैं नवल किशोर, उनका ससुराल आगरा में है। स्त्री को विदा कराने आए, ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल है। क्या है, तो ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो जाता है। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगती है। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं की। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई हैं। साली राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे। मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतनी ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही रख कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब वंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही। गाड़ी वाले ने कितना रुपया मांगा है, तो 1.5 रुपये। चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असवाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी देवी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनावे बिना ना रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये ध्यान देने का है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में। कौन कहते हैं, तो ये वंशीधर कहते हैं अपनी पत्नी से। जानकी जड़ा भाव में टेढ़ी करके बोली,
ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के पार तो ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलेगी। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुनासिब अपने अपने गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तिहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देख, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। यह पूछने लगे, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई? कोई अटकाव हो कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उनके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कितने स्त्री पुरुष थे? 10-12। और किस दर्जे का टिकट लिया था? ड्योढ़ी दर्जे का। और बैठे किस दर्जे में थे? तो तीसरे दर्जे में। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर किनारे में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूं, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़ी में बैठे जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर इसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई पर खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो इसके पास
ही थे। कहने लगे, अरे इनकर मनई त नाही अइलन हो, देख लो रोवल करथइन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठ हुई है। पहली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबो बेटा, मिर्जैपुर चढ़ी हऊ न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछे लाना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। पहली, अरे नाही जनलू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फून यह साइत तो बेचारे विपत में ना पड़ बाटली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सरैया उतरली हो दनपुन चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिले औरो मोरे संगे रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरत ही गड़िया खुली। अब भैया उगरा फार फार नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी हो। पहली, ओ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लावे ए रैलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्री थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी बोली, टिकसिया पल्ले वाय के नाही, हे साहिबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवल रहले ना, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कियो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजे टोपी दिखले रहले को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब गए। तब वे उस स्त्री से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहीं। नाही भैया, हम पंचे काही के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने उस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर वंशीधर की ओर वह ताक देती और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं।
गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और ई अपना तौन टिकस ले के चल दिले। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहाँ उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ गए। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाले के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता ना। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्यूटी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। ये कौन कहता है? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी, तेजे नवल किशोर कहते हैं। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपने अपने घरवाले को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।
तो यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर ये हमारी कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।